बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कुछ एबिलिटीज के बारे में पढ़ा था, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के बारे में थोड़ा पढ़ा था, और आज जो पढ़ेंगे दैट्स अबाउट फिजिकल एबिलिटीज। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, लेकिन थोड़ा सा दोबारा आपको बताता हूँ कि फिजिकल एबिलिटीज क्या है। फिजिकल एबिलिटी असल में उस कैपेसिटी को कहते हैं जिसमें आपका स्टेमिना, स्ट्रेंथ और ऐसे खसूसियात देखे जाते हैं जिसमें आप आप एक वक्त पे काम कर रहे हो, दिखाई बाय फोर्स या अपनी ताकत की वजह से काम, स्ट्रेंथ की वजह से। ठीक है, आप जितने भी लेबर देखते हो या जितने भी आप और प्रोडक्शन यूनिट के साथ जो काम होते हैं, तो वो सारे फिजिकल एबिलिटीज उसके ज्यादा होती हैं। ठीक है ना, तो वो अपने स्ट्रेंथ का, डेक्सटेरिटी का और इसी तरह कुछ और स्टेमिना का इस्तेमाल करके वो जो है फिजिकल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसके साथ जो है हमारे पास वो थ्री मेन कैटेगरीज है फिजिकल एबिलिटीज। एक है स्ट्रेंथ, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी और कुछ और खसूसियात। अब कुछ ऐसी चीजें, फॉर एग्जांपल अगर डेक्सटेरिटी का मतलब आप लोग जानना चाहते हैं, तो डेक्सटेरिटी या हम डेक्सटेरिटी भी कहते हैं, असल में ये स्किल परफॉर्मेंस टास्क है जो स्पेशली विद हैंड्स हो। डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी क्या क्या है कि आप जो चीजें आप बाय हैंड्स कर सकते हैं उसको डेक्सटेरिटी कहते हैं। जो चीजें स्किल इन परफॉर्मिंग टास्क स्पेशली विद हैंड्स, ये डेक्सटेरिटी कहते हैं। और इसमें जो है हमारे पास थ्री कैटेगरीज हैं फिजिकल एबिलिटी में। उसमें स्ट्रेंथ आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आता है और कुछ और खसूसियात। अब इसमें हमारे पास कुछ 9 बेसिक फिजिकल एबिलिटी है। सबसे पहले है डायनामिक स्ट्रेंथ। जब आप इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी और फिजिकल एबिलिटीज, और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट देखते हो या उसमें डिफरेंस देखते हो, तो थोड़ा सा इसमें ये देखना है कि स्ट्रेंथ बेस पे, फ्लेक्सिबिलिटी बेस पे और अदर फैक्टर्स कौन से हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास डायनामिक स्ट्रेंथ। व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक स्ट्रेंथ? The ability to exert muscular force repeatedly or continuously over time. टाइम के साथ जो आप रिपीटेडली एक काम कर रहे हो उस पर आप मस्कुलर फोर्स लगा लेते हो। फिर आप उसकी मिसाल लेना चाहते हो, जितने भी ये लेबर्स वाले होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो चीज उठाते हैं या करते हैं तो खामखा उसका एक मस्कुलर फोर्स इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो ईंट वगैरह या जो सीमेंट वगैरह जो फिर वो उठाते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं दूसरे तीसरे छत पे, इसी तरह या एक जगह से दूसरी जगह, तो वो अपनी मस्कुलर फोर्स रिपीटली और कंटिन्यूसली ओवर टाइम लगाता है, तो वो डायनामिक स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, अब इसके बाद है ट्रंक स्ट्रेंथ। अब ट्रंक स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? वो स्ट्रेंथ जो आप उसमें पर्टिकुलरली एब्डोमिनल मसल इस्तेमाल करते हो। ठीक है, एब्डोमिनल मसल से क्या मुराद है? एब्डोमिनल मसल्स असल में आपके अपनी डीपेस्ट लेवल को भी कहते हैं। उसमें आपके पास दो तीन चीजें जो मेडिकली आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास जो आपकी मूवमेंट हो, आपको जाहिर बात है कि मूवमेंट में आपको वो दे दें। ये जब आप रोटेशन करते हैं किसी चीज में, तो ये आपके मसल इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके वो मसल जिसमें आपका ज्यादातर काम जो है मूवमेंट की वजह से आप कर रहे हो, तो वो क्या है? आपके ट्रांस स्ट्रेंथ। इस तरह स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या है? आपकी वो एबिलिटी, ठीक है, जब आप एक फोर्स को एक्सर्ट कर रहे हो अगेंस्ट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, वो आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ होगी। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को जब आप बाय फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो वो स्टैटिक स्ट्रेंथ है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या होता है कि द एबिलिटी टू एक्सपेंड मैक्सिमम
of energy in one or a series of explosive events. अब चूंकि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या है, उर्दू में हम इसे ये कहते हैं कि किसी तरह आप बाई फोर्स मिनिमल टाइम से या फिर ज़्यादा काम लेना, लाइक फॉर एग्जांपल जब आप एक एफर्ट करते हैं कि ताकि आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए, तो आप कुछ ट्रेनिंग करते हैं मस्कुलर्स, या इसी तरह जो है आप वो जो जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आप मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, तो आप क्या करते हैं उसको सीरीज ऑफ एक्सप्लोसिव एक्ट्स करते हैं ताकि आपका स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, अब इसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर्स। अब फ्लेक्सिबिलिटी में आपका एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद क्या है कि the ability to move the trunk and back muscles as far as possible. अब द मैक्सिमम रेंज क्या होता है कि आप मोशन को जब आप एक पर्टिकुलर सीरीज में उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसी मोशन को, तो वो आपके पास क्या है, एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसके बाद है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि आप एक चीज को रैपिडली इस्तेमाल, रिपीटेड या फ्लेक्सिंग मूवमेंट में, तो वो क्या होता है आपकी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, तेजी से आप करते हो। ठीक है, इसी तरह अदर फैक्टर में बॉडी कोऑर्डिनेशन। आप बॉडी के कोऑर्डिनेशन से क्या है कि आप किसी जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं उसके कोऑर्डिनेशन या स्टेम साइमल्टेनियस एक्शंस में जब आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मूवमेंट करते हो तो उसकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। इसी तरह बैलेंस होना चाहिए, जब आप फोर्स को वो कर रहे हो, ठीक है, पुलिंग ऑफ कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा आपका बैलेंस होना चाहिए। स्टेमिना क्या है, जब आप कंटिन्यू मैक्सिमम एफर्ट करते हैं तो वो प्रोलॉन्ग एफर्ट जो है वो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इससे आपका स्टेमिना इंक्रीज हो जाता है। जब आप ज़्यादा मैक्सिमम एफर्ट करते हो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ओवर टाइम, तो आपका वो स्टेमिना इंक्रीज हो जाता है। अब आते हैं थोड़ा सा, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एबिलिटी एट वर्क इंक्रीज डिफिकल्टी इन फॉर्मेटिंग और प्लेस पॉलिसीज एंड रिकॉग्नाइज डिसेबिलिटीज। अब इसमें कुछ इस तरह की भी डिफिकल्टी भी आ सकती है, जिसमें आपने डिसेबिलिटी का भी ये देखना है। ठीक है, डिसेबिलिटी में क्या होता है कि कोई मौजूद या कोई एक हिस्सा हो तो आपने वो देखना है। तो वर्क प्लेस में उस बंदों को कुछ ऐसा काम है जो उसके लिए आसानी हो, या बिल्कुल आप कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट या किसी और जगह पर है। अब उसमें जो है रिकॉग्नाइजिंग दैट इंडिविजुअल हैव डिफरेंट एबिलिटीज दैट कैन बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन मेकिंग हायर डिसीजन इज नॉट कम्युनिकेटेड। अब उसमें जो है आपने रिकॉग्नाइज करना है इंडिविजुअल के, ताकि उसका डिफरेंट एबिलिटीज आप जान सकें, उसको इनटू द अकाउंट ले लें जब आप हायरिंग करते हैं, तो आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। और आपने ये भी करना है कि उसकी अकोमोडेशन के लिए कुछ ना कुछ करना है उसके सिविलिटीज के लिए। ठीक है, जो वहाँ पर साथ काम करें और कुछ ना कुछ मसला है उस एम्प्लॉइज को। ठीक है, अब हाउ ऑर्गेनाइजेशन मैनेज डाइवर्सिटी इफेक्टिवली, थोड़ा सा ये बुक का भी हवाला देता हूँ।
यहाँ पे मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आते हैं अपने बुक की तरफ। अब इसमें जो है, जब आप सेलेक्टिंग डेवलपमेंट करते हैं, रिटेनिंग करते हैं, जब आप डाइवर्सिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने ये देखना है कि जब आप वर्क फोर्स को टारगेट करते हैं किसी तरह, मतलब लोगों को हायर करते हैं, ठीक है, तो आपने डाइवर्सिटी मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना है कि किसी तरह आप जो है डिफरेंस भी देख लें, उसको हाईलाइट भी कर सके, और उसको जो है आपने ऐसा बनाना है ताकि वो आपके बिजनेस को भी आगे ले जाए, ठीक है, और इसी तरह जो है आपके सर्टेन ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को फायदा भी हो, उसको मदद भी मिल सके। अब रूल ऑफ डिसेबिलिटीज में क्या है, जब भी आप हायरिंग करते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक ना हो, मतलब आप जिस तरह कर ले तो उसकी आप मुख्तलिफ चीज़ों को देख लें, उसके हायरिंग डिसीजन में इस तरह काम कर लें, और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेटरी कॉन्सेप्ट ना हो, ठीक है। तो उसमें जब आप अट्रैक्टिंग करते हैं, सेलेक्टिंग करते हैं किसी भी एम्प्लॉय को, तो उसमें आप जब उसको रिक्रूट करते हैं तो आप उसमें जो है अंडर रिप्रेजेंटेड जो है ग्रुप्स उसमें देखना है डेमोग्राफिक ग्रुप के हवाले से, और इसको जो है आपने क्या करना है, किसी तरह उसके डेमोग्राफिक ग्रुप बनाने हैं, तो उसकी रिक्रूटमेंट करनी है किसी तरह, उसमें जो है आपने सिग्निफिकेंट लोगों को देखना, उसमें माइनॉरिटी को भी देखना है, उसमें जो है आपने पार्टनरशिप, इसमें वुमेन्स को जेंडर बेस पे भी देखना है। तो ये क्या है कि आजकल तो थोड़ा सा ये हो रहा है कि नेपोटिज्म और इस चीज़ को ज़्यादा रखना, डाइवर्सिटी में आपने क्या करना है, किसी तरह लोगों को मुख्तलिफ जगहों से लेना है, ठीक है। उसमें जब आप अट्रैक्ट करते हो तो उसमें हमारे पास दो तीन चीज़ें जो स्लाइड में आपको मैं बताता हूँ। डेवलप करना, रिटेन करना डाइवर्स एम्प्लॉइज, और फिर उसमें डाइवर्सिटी इन्फोर्स करना, और फिर इफेक्टिव डाइवर्सिटी प्रोग्राम बनाना, ठीक है। अब आते हैं वापस ग्रुप की तरफ। अब डाइवर्सिटी मैनेजमेंट क्या है, द प्रोसेस and programs by which managers make everyone more aware of the sensitive needs and difference of others। मतलब उसमें एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक दूसरे के बारे में जानते हो, उसके एक दूसरे के नीड भी जान सकते हो, और एक दूसरे के डिफरेंस के बारे में भी जान सकते हो, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं। अब डाइवर्सिटी इन ग्रुप्स क्या है, डाइवर्सिटी इन ग्रुप्स का मतलब क्या है, इसमें थोड़ा सा मसला ये है, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें जो हमारे पास इफेक्टिव डाइवर्सिटी प्रोग्राम है, पहले डाइवर्सिटी इन ग्रुप्स पढ़ते हैं। अब डाइवर्सिटी इन ग्रुप से क्या मतलब है, जब आप लोगों को ले लेते हो जब आप ग्रुप में, तो एक दूसरे के लिए वो एक कॉमन गोल, उसका मेजर टास्क होगा, और इस तरह वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो है आपने क्या करना है, उसमें कुछ इस तरह भी होगा कि यार ये ग्रुप सफर भी करेगा कभी कभी, और ग्रुप परफॉर्मेंस को वो करेगा, खराब भी कभी कभी करेगा, तो आप कहेंगे यस, क्योंकि ये होता है कभी कभी। अब उसमें जो आप ट्रेड्स की मिसाल है, तो वो टीम परफॉर्मेंस को खराब कर सकते हैं। और जब आप डाइवर्स की बात करते हो और या होमोजेनियस टीम्स की बात करते हो, तो वो डिपेंडेंट क्या है, किस चीज पे डिपेंडेंट, वो इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है, किसी उसकी खसूसियात और उसकी इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट है। अब डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी में क्या है कि जेंडर, रेस, एथनिसिटी जो है, अब वो टीम परफॉर्मेंस को तो इन जनरल हर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब आप उसको उठा लेते हो कि यार उसमें हाईली इंटेलिजेंट
कॉन्शियसनेस या कॉन्साइटियस, या उसमें जो है आप टीम सेटिंग को ले लो, तो वो इफेक्टिव हो या ना हो, उसमें आप देखते हो। ठीक है, जब आप एक चीज को देखते हो वहां पर उसमें आप टीम वर्क को भी देखते हो कि यार ये सही हो रहा है कि नहीं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो उसमें आप एक्सपर्टीज और एजुकेशन को भी ले लेते हो, उसमें होमोजेनियस ग्रुप को भी देखते हो, फिर उसमें डाइवर्सिटी ग्रुप को भी देखते हो। और इसी तरह जो है आपको क्या करना चाहिए कि जो ग्रुप सही तरीके से परफॉर्म नहीं करा उसको आप किसी तरह मिक्स क्या करो, उसमें आप लीडर्स और फॉलोअर्स को डालो कि यार किसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। अब इसमें जो है हमारे पास सेकंड है इफेक्टिव डाइवर्सिटी प्रोग्राम। अब ये क्या चीज है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर सकती है डाइवर्सिटी प्रोग्राम। अब उसमें जो आप डाइवर्सिटी को वो करते हैं तो उसमें आप सिलेक्शन ऐसे करते हैं कि जिसमें आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस को डालते हो, और इसी तरह जो है वर्कफोर्स प्रोग्राम्स ताकि वो इनकरेज कर सकें डाइवर्सिटी को। और उसमें आपके 3 कंपोनेंट्स, पहले आपने टीच करना है मैनेजर को उसके लीगल फ्रेमवर्क के बारे में, उसकी इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में, और उसमें आप फेयर ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे उसकी डेमोग्राफिक। सेकंड ये है कि आपने कैसे उसको डाइवर्स वर्कफोर्स और उसको बेटर या उसको मार्केट ऑफ द कस्टमर क्लाइंट्स किस तरह बताना है, उसमें डाइवर्स मार्केट देना है कस्टमर क्लाइंट्स। ठीक है, और थर्ड ये है कि आपने कैसे उसकी पर्सनल डेवलपमेंट करनी है ताकि उसकी स्किल्स और एबिलिटीज जो है वर्कर की उसकी एक्नॉलेजमेंट या उसकी जो पर्सपेक्टिव है वो कैसे आप चेंज कर उसको परफॉर्मेंस, और सबके लिए वो कैसे वो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं सबकी। अब उसमें सबसे ज्यादा जो चीज है वो फेयर ट्रीटमेंट के बारे में, कैसे आपने फेयर ट्रीटमेंट करनी है लोगों के साथ, कैसे पेश आना है, और उसके डिस्क्रिमिनेशन को जो है खत्म करना है किसी तरह, क्योंकि ये अनफेयर है ना, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ रेस और जेंडर और पीपल और या कुछ और इसी तरह फेवर ऑफ डाइवर्सिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह जो है ऑर्गेनाइजेशन का क्या करना चाहिए कि किसी तरह उसको वुमेन और माइनॉरिटीज के लिहाज से भी देखना चाहिए कि कौन से लोग अच्छे तरीके से। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसी तरह वुमेन को भी आपने डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है इस लिहाज से कि अगर वो सही तरीके से काम कर रहा है तो वो उसको मौका देना चाहिए। अब कुछ रिसर्चर ने हमें ये भी सजेस्ट किया है कि द फर्स्ट थिंग दैट द डाइवर्सिटी एक्सपीरियंस डिटरमाइन द स्टीरियोटाइप एटीट्यूड्स, जैसा मैंने पहले बताया था कि वो आपके एटीट्यूड के बारे में बताता है। और उसके बाद क्या है कि अब परसीवर इज, ठीक है, मोटिवेटेड एबल टू कंसीडर न्यू पर्सपेक्टिव ऑन, उसमें जो है परसीवर क्या करता है, मोटिवेटेड रहता है और वो न्यू पर्सपेक्टिव को ऑन अदर पीपल लेता है। फिर उसमें जो है अब द परसीवर engage in stereotypes suppression and generative thought in response to the diversity। और इसी तरह जो उसकी पॉजिटिव एक्सपीरियंस को भी हम देखते हैं कि कैसे जो है रिपीटली फ्रिक्वेंटली वो इस्तेमाल कर रहा है। अब ग्रुप्स जो है अब रिप्रेजेंट करते हैं टॉप, अगर उसमें देख ले कि आप कैसे वो टॉप मैनेजमेंट को देखते हैं, फिर उसमें जो है आप बैरियर को भी देखते हैं कि कैसे बैरियर को खत्म करना चाहिए। तो ये इसी तरह मुमकिन है, ये कुछ स्टडीज हमें बताती हैं। ठीक है, वापस थोड़ा स्लाइड की तरफ आते हैं। अब इसमें जो है इफेक्टिव डाइवर्सिटी प्रोग्राम है हमारे पास, जो मैंने अभी पहले बता दिया कि उसमें हमारे पास 3 वो चीजें हैं, 3। सबसे पहले आपने क्या करना है कि लीगल फ्रेमवर्क के बारे में बताना है कि कैसे ये जो है लीगल फ्रेमवर्क इसकी क्या है जो आप वो प्रोग्राम रन करना चाहते हैं उस एम्प्लॉयज में। सेकंड थिंग इज कि आपने उसको टीच करना है, उसके मार्केट एडवांटेज क्या है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका क्या है। फिर उसके बाद थर्ड क्या है कि आपने उसकी स्किल्स और एबिलिटीज को इम्प्रूव करना है। अब ये चैप्टर हमें क्या, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। अब ये चैप्टर हमें डाइवर्सिटी के बारे में बता दिया कि आप कैसे पर्टिकुलर अटेंशन देते हैं बायोग्राफिकल एबिलिटी को, डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स को। और इसी तरह डाइवर्सिटी प्रोग्राम में आप सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसमें डाइवर्सिटी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सिलेक्शन से क्या मुराद है कि कैसे आप इफेक्टिव सिलेक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं, कैसे उसको फिट करते हैं बिटवीन एम्प्लॉयज और जॉब रिक्वायरमेंट।
और डाइवर्सिटी मैनेजमेंट का हम कैसे उसमें कमिटमेंट लाते हैं ताकि ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को तस्लीम किया जाए और उस पर काम किया जाए, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर 2। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये बुक भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, तो आप कोशिश करें कि बुक को भी साथ साथ में पढ़ें और स्लाइड को भी देखें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, और आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। Have a nice day and wish you best of luck for your next lecture. कोशिश करें कि क्लास के लिए आए। अल्लाह हाफ़िज़।